हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायोमाइट्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है इस लेक्चर सीरीज़ का। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्प्रेड ऑफ डिसीज़ बाय इंसेक्ट्स। कैसे इंसेक्ट्स डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले। अभी इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स है जैसे कि मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज। दिस इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज कैरियर्स ऑफ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी ये जो इंसेक्ट्स रहेंगे ये माइक्रोब्स को कैरी करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेंगे। ये सिर्फ कैरी करेंगे और जो डिसीज़ है वो माइक्रोब्स कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना ही है हमें, कोई एक हमारे सिटी में बस है, सिटी बस है या फिर ट्रैवलिंग बस है, जो भी है। अब वो बस में अगर टेररिस्ट बैठ गए, आतंकवादी बैठ गए, तो अब वो बस जो है वो खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि टेररिस्ट जब उस बस से उतरेंगे तो वो पूरे शहर में गोलियां चलाएंगे, शांति भंग करेंगे और तबाही मचा देंगे, लोगों को ख़त्म करेंगे। सो हमें बस से खतरा नहीं है, बस में बैठे हुए टेररिस्ट से, आतंकवादियों से खतरा है। इन द सेम वे बस क्या करेंगी, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर कैरी करेंगी, लेकर जाएंगी, या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे उनको लेकर जाकर छोड़ देंगी, पर असली जो तबाही है वो टेररिस्ट मचाएंगे। इन द सेम वे ये जो है इंसेक्ट्स, ये सिर्फ माइक्रोब्स को, हार्मफुल माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाने का काम करेंगे, पर असली तबाही जो है, असली डिसीज जो है वो मचाएंगे माइक्रोब्स या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी वजह से डिसीज होंगे, पर उनको लेकर जाना भी तो होता है ना, तो वो लेकर जाने का काम मॉस्किटो या हाउसफ्लाइज करते हैं। अब देखते हैं कैसे। एक मॉस्किटो आता है और फीमेल मॉस्किटो, ये फीमेल का साइन, फीमेल मॉस्किटो होता है, क्योंकि जो मेल मॉस्किटो है वो ब्लड पर जिंदा नहीं रहते हैं। मेल मॉस्किटो अपना जो न्यूट्रिशन है वो फ्लावर के नेक्टर से निकालते हैं, पर जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं, फीमेल, वो मॉस्किटो इंसान, ह्यूमंस के बॉडी के ऊपर या फिर किसी एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं, उनके ब्लड के ऊपर जिंदा रहते हैं। उनका ब्लड वो सक करते हैं, चूसते हैं, और जिसके द्वारा उनको न्यूट्रिशन मिलता है। सो यहाँ पर एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलस। ये मॉस्किटो क्या करेगा, एक डिसीज स्प्रेड करेगा जिसका नाम है मलेरिया। सो मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस और वो डिसीज स्प्रेड करेगा मलेरिया, बीमारी का नाम है मलेरिया। और ये डिसीज करेगा कौन, प्लाज्मोडियम। अब ये होता कैसे वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। एक मॉस्किटो रहेगा, वो किसी बीमार इंसान की, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के ऊपर जाके बैठ जाएगा, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस। उसके बॉडी पे बैठने के बाद में उस बॉडी से वो खून चूसेगा, सक करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ इट स्टिंग, एक छोटी सी स्टिंग आती है, छोटी सी ऐसी, जिसके द्वारा मॉस्किटो ब्लड सक करते हैं। अब वहाँ पर कोई बीमार इंसान पर, इन्फेक्टेड पर्सन पर जैसे ही मॉस्किटो बैठ जाता है, बैठने के बाद में जैसे खून चूसता है तो उस खून में हार्मफुल माइक्रोब होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोन कैटेगरी में आता है। हमने माइक्रोब्स के 4-5 कैटेगरी पढ़े थे, 5 के 4 कैटेगरीज थे, फंगाई, algae, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी था हमने ऐसे पढ़े थे। उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। सो ये मॉस्किटो क्या करेगा, उस इन्फेक्ट पर्सन के बॉडी के ऊपर बैठेगा, वहाँ से खून चूसेगा, और उस खून चूसने के द्वारा उस खून में ये हार्मफुल माइक्रोब उस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चला जाएगा। कहाँ से गया, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चला गया, विद द हेल्प ऑफ सकिंग, विद द हेल्प ऑफ सकिंग द ब्लड। खून चूसने के द्वारा वो उस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चले गए। अब वो जो माइक्रोब है वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर है। अब जैसे ही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, आंख पे बाइट करता है, खून चूसता है, अब ये जो माइक्रोब है, क्योंकि जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, खून चूसने के वक्त उस मॉस्किटो के बॉडी से हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे। अब उस हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर तो ये चले गए, तो अब क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, मतलब वो भी बीमार हो जाएगा, उसको भी आगे इन्फेक्शन हो जाएगा, और उस इन्फेक्शन का नाम है मलेरिया डिसीज। उसको अभी वो इन्फेक्शन हो जाएगा जिसके द्वारा उसको एक डिसीज होगी, उसका नाम रहेगा मलेरिया। तो इस तरीके से जो कि मॉस्किटो जो है वो एक
इन्फेक्टेड पर्सन से खून चूसेगा, जिसमें वो प्लाज्मोडियम आ जाएगा, और उसके बाद में वो जब हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, काटता है, तो उसके द्वारा उसके बॉडी में से जो प्लाज्मोडियम माइक्रोब है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, और इसके द्वारा एक हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो। मॉस्किटो देख कर नहीं काटता है कि मेल है या फीमेल, जो आएगा उसको काटेगा वो, और उसके बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया हो जाएगा। अगर, और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा होगा, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की मॉस्किटो के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम रहना ज़रूरी है। अगर मॉस्किटो के बॉडी में प्लाज्मोडियम रहेगा, हार्मफुल माइक्रोब, प्रोटोजोअन, ये रहेगा, तभी ही मलेरिया होगा। नहीं तो अगर कभी ऐसा हो रहा कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जा रहा, तो आज लगभग हर इंसान को मलेरिया हो जा रहा, और रोज़ हो रहा मलेरिया, हर दिन हो रहा, हर दिन पेशेंट आ रही मलेरिया के। पर आपको देखने को मिलेगा कि मलेरिया यूजुअली नॉर्मली होता नहीं, बहुत कम चांसेस है मलेरिया होने के। और क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसको रोका जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है, फैलाता है, और मलेरिया का जो मेन एजेंट है जिसके द्वारा मलेरिया होगा उसका नाम है प्लाज्मोडियम। बस अगर सिटी में आती है तो उससे नुकसान नहीं होता है, पर अगर बस के अंदर टेररिस्ट है तो उससे नुकसान होता है। बस के अंदर कौन है वो इम्पोर्टेंट है, बस खाली आ रही है या भरी हुई आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। बस अगर खाली आ रही है तो उससे सिटी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, शहर को कुछ नुकसान नहीं होगा, शहर की शांति भंग नहीं होगी। पर अगर बस के अंदर टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, तो उसके वजह से शहर तबाह होगा, शांति भंग होगी। इन द सेम वे अगर अकेला मॉस्किटो आता है काटने के लिए, तो उसके काटने से मलेरिया नहीं होगा। पर अगर उस मॉस्किटो के अंदर ये माइक्रोब है, प्रोटोजोअन है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, अगर ये रहता है तो मलेरिया हो जाएगा। तो ये था एक एनोफिलस मॉस्किटो के बारे में, जो कि मलेरिया डिसीज स्प्रेड करता है, और मलेरिया डिसीज का मेन पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम मॉस्किटो कैरी करता है एक प्रकार का। वो समझने के तौर पर अगर समझना है तो ये रहा आतंकवादी, ये रही बस, और इससे तबाही मच रही है। ये अगर अकेला आता है तो ये नहीं होगा, पर ये अगर इसको लेकर आता है तो ये होगी। ओके, इन द सेम वे अभी एक दूसरा मॉस्किटो है जिसका नाम एडीस है, AEDES, इस मॉस्किटो का नाम है। अब ये जो मॉस्किटो है ये कराएगा डेंगू डिसीज। सेम है, सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं, सेम तरीके से होगा। बस इस वक्त अभी मलेरिया की जगह पर डेंगू होगा, मच्छर ही करवाता है, और ये भी फीमेल ही है, मेल नहीं है, फीमेल मॉस्किटो ही डिसीज कराते हैं। सो एक एडिस नाम का मॉस्किटो है जो कि एक डेंगू डिसीज कराएगा, और अपने बॉडी के अंदर वो एक माइक्रोब लेकर चलता है जिसका नाम है डेंगू वायरस। और इस तरीके से ये जो मॉस्किटो है वो डिसीज स्प्रेड करती है। अभी क्योंकि ये मॉस्किटो चाहे एडिस रहो या एनोफिलस रहो, ये डिसीज को एक जगह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर करें, मतलब ये डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से या फिर ये ऐसे लिविंग थिंग्स है जो डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए इन लिविंग थिंग्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर कौन होते हैं? वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिजम्स which transmits disease from one place to another place। मतलब वेक्टर कौन होंगे? वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेंगे या फिर पहुंचाएंगे। यूजुअली डिसीज कब होगी? जब ये रहेंगे। तो अगर आप ये भी लिख सकते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉजिंग डिसीजेस। इतना भी अगर दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखे तो भी चलेगा, चाहे आप ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बस खाना आपको मिलना चाहिए। तो वेक्टर क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस तरीके से था मॉस्किटो के बारे में।
और इन द सेम वे हाउस फ्लाइज भी करते हैं। हाउस फ्लाइज बाइट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं किसको, मक्खियाँ जो होते हैं वो काटेंगे। अभी क्या होते हैं, मक्खियाँ कहीं गंदी जगह पर बैठ जाती है, आपको पता है गंदी जगह क्या होती है, वहाँ बैठ जाती है। अब वहाँ पर बैठने के बाद में, अब गंदी जगह है तो यूजुअली हार्मफुल माइक्रोब भी रहेंगे। वहाँ पर बैठने के बाद में ये क्या करते हैं, उस गंदी जगह से अपने बॉडी के ऊपर माइक्रोब आ जाते हैं उनकी, या फिर वो तो खुद तो नहीं लेंगे हाथ से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैसे नहीं होगा, ये कोई गंदी जगह पर बैठ जाते हैं। अब माइक्रोब्स तो बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये माइक्रोब उनके बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिटक जाते हैं। और जैसे ये हाउस फ्लाई वहाँ से उड़ते हैं तो माइक्रोब भी इनके बॉडी के ऊपर स्टिक होने की वजह से उनके साथ चले जाते हैं। और ये जब हाउस फ्लाइज किसी फूड आइटम्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो माइक्रोब उनके बॉडी से, उनके मतलब बाहर ही रहते हैं वो माइक्रोब, उनके बॉडी से उस फूड आइटम पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो फूड आइटम हम खा लेते हैं तो खाने के बाद में वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से हमको डिसीजेस होते हैं, बीमारियां होती हैं। सो इस तरीके से हाउस फ्लाइज भी डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर हाउस फ्लाई क्या कर रहे हैं, अब हाउस फ्लाई माइक्रोब को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हार्मफुल माइक्रोब। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई भी वेक्टर कहलाए जाएंगे। वेक्टर की एक डेफिनेशन नहीं देंगे, आप वेक्टर को पूरा कंबाइनली समझना पड़ेगा आपको। वेक्टर को सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाएंगे, ये भी सही है, पर वेक्टर के दो डेफिनेशन भी हो सकते। दूसरी डेफिनेशन ये रहेंगी उसकी कि वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन कैरी हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पर हाउस फ्लाई ने क्या किया, हाउस फ्लाई ने माइक्रोब को ट्रांसफ़र किया और माइक्रोब आगे जाके डिसीज करेगा। और पहले इन्होंने क्या किया था, मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पे गए, वहाँ से उन्होंने प्लाज्मोडियम को लिया और हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर डाल दिया। पर यहाँ पर हाउस फ्लाई किसको काटते तो है ही नहीं, तो हाउस फ्लाई क्या कर रहे हैं, गंदी जगह पर जाएंगे, वहाँ से हार्मफुल माइक्रोब अपनी बॉडी पर स्टिक हो जाएंगे उनके, और फिर वहाँ से वो फूड आइटम पे जाने के बाद में वो माइक्रोब उनके बॉडी से फूड आइटम पर चले जाएंगे। और ऐसा फूड आइटम जब कोई इंसान खाता है, ह्यूमन खाता है, तो उसको डिसीज हो जाएंगे। सो इन द सेम वे हाउस फ्लाई को भी वेक्टर कहा जाएगा। ओके, सो वेक्टर has two definition: an organism that transmits disease from one place to another place, or vector can be considered as carrier of microbes. They carry harmful microbes from one place to another place. So इस तरीके से इंसेक्ट्स के बारे में था, उनके डिसीज़ के बारे में था कि वो कौन से डिसीज़ स्प्रेड करते हैं और कैसे वो स्प्रेड करते हैं, उसके बारे में था। सो इन द लास्ट अबाउट द मलेरिया, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया को हम रोक कैसे सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया। तो कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे सिटी में एक बस आ रही है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, और उस बस के अंदर अगर आतंकवादी रहेंगे तो उससे हमें खतरा रहेगा। तो अगर हम आतंकवादी से पहले बस को ही रोक दे, तो बस को ही ख़त्म कर दे, तो बस को ही बम से उड़ा दे, तो ना रहेंगी बस, ना रहेंगे आतंकवादी। तो इन द सेम वे मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम से, हार्मफुल माइक्रोब, पर मलेरिया को स्प्रेड कौन कर रहा है, फैला कौन रहा है, मॉस्किटो। तो अगर हम मॉस्किटो को ही ख़त्म कर दे, तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम कर दे, तो या फिर ख़त्म कर दे, तो ये अच्छा रहेगा। मतलब अगर हम किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ दे तो टेंशन नहीं रहेगा। तो इन द सेम वे मॉस्किटो जो है, इनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती है ना, ये पानी के द्वारा बढ़ती है। अब मॉस्किटो क्या करते हैं, ये जो मॉस्किटो होते हैं ये अंडे इनके पानी में देते हैं, फिर वो जो अंडे हैं पानी से डेवलप होकर बाहर आते हैं और इस तरीके से मॉस्किटो की तादाद बढ़ती है। तो अगर हम पानी को कट कर दे, तो पानी को हटा दे, तो पानी को ही एक जगह पर अगर हम कलेक्ट ना होने दें तो मॉस्किटो अंडे देंगे ही नहीं, और अगर मॉस्किटो अंडे देंगे ही नहीं तो मॉस्किटो की तादाद बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि मॉस्किटो गर्म जगह पर या फिर ऐसे ओपनली विदाउट वाटर वो अंडे उनके ले करते ही नहीं। उनको अगर एक ले करना है तो पानी की ज़रूरत गिरेगी। इसलिए आप देखो, कभी भी आपकी ड्रेनेज सिस्टम हमेशा कवर की जाती है,
उसको ओपनली रखा नहीं जाता है, और जहाँ वो ओपनली होती है वहाँ पर मॉस्किटोज होते हैं और वहाँ के लोग अक्सर बीमार गिरते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे आजू बाजू पानी को कलेक्ट नहीं होने देंगे। अगर हम कलेक्ट ही नहीं होने दिया हमारे आजू बाजू पानी को, तो मच्छर वहाँ पर आएंगे नहीं, मच्छर एक ले नहीं करेंगे, और मच्छर अगर एक ले ही नहीं करेंगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेंगी ही नहीं। तो क्या करना है, हमारे घर के आजू बाजू हमको पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है, मतलब जमा नहीं होने देना है। और हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स है, ड्रम्स है, बैरल्स है, जहाँ पर हम पानी भर के रखते हैं, हमेशा उसको कवर करके रखो, ताकि मॉस्किटो आए भी तो उसको कुछ मिले ना, पानी मिले ना। क्योंकि अगर खुला रखेंगे आप तो मॉस्किटो को पानी दिख जाएगा और वो उसके अंदर अंडे जो है वो ले करेंगे, मतलब अंडे दे देंगे उसके अंदर, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेंगी। तो आपके घर में जो भी बैरल्स है वो है, उनको कवर करके रखते जाओ, ढाँप कर रखा करो, ताकि मॉस्किटो वहाँ पर अंडे ना दे और उसके से आगे हम कोई परेशानी होती है। उसके बाद में अगर आपका कोई ऐसा ड्रम वगैरह है वो खुला रहेगा, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ने वहाँ पे अंडे दे दिया, अब आपको दिखेंगे ना अंडे, तो क्या करना, ऐसा जो चीज़ें हमेशा खुली रहती है ना, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो। बाज़ार में इंसेक्टिसाइड आराम से मिलता है, इजीली मिलता है, वहाँ पर जाओ लेकर आ जाओ और इंसेक्टिसाइड डाल दो, वहाँ पर स्प्रे कर, लिक्विड फॉर्म में भी आता है वो, डाल दो वहाँ पर। या फिर अगर इंसेक्टिसाइड के लिए टाइम नहीं होगा तो क्या करो, केरोसिन का ऑयल, मतलब जो घासलेट होता है, गैस तेल होता है, रॉकेल जो होता है, उसके कुछ लिक्विड के ड्रॉप्स डाल दो आप। उसकी वजह से भी अगर वहाँ पे अंडे दिया भी होगा मॉस्किटो ने, तो वो अंडे आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि केरोसिन ऑयल की वजह से एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाता है, और अंडों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन लगता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अंडे वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से 3 प्रिवेंटिव मेजर थे कि पानी को आजू बाजू कलेक्ट होने नहीं देना है। उसके बाद में अगर पानी कहीं पर खुला है, ड्रम को ढक्कन नहीं है, तो वहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। नहीं इंसेक्टिसाइड डालना होता है तो केरोसिन की ड्रॉप डाल दो। और उसके बाद में हमारे घर में कूलर्स भी होते हैं समर सीजन में, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती है, हर एक के पास AC नहीं होता है, तो जिनके पास कूलर्स है, जहाँ पर खुला है, कूलर में मतलब ऐसा खुला एरिया जहाँ पर आप पानी वगैरह भरते हो, तो वहाँ पर भी आप एक तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, या तो फिर केरोसिन में कुछ ऑयल के ड्रॉप डाल दो। उसके वजह से भी मॉस्किटो के अगर अंडे होंगे तो मर जाएंगे, खत्म। तो इस तरीके से था मलेरिया के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात हाउस फ्लाई के बारे में, जो भी अगर बाहर की जो भी चीज़ें हैं जो अनकवर्ड है, मैं तो बोलता हूँ बाहर की चीज़ें ही मत खाओ। पर अगर खा रहे हैं, दिल में इच्छा होगा कि खाना है, तो अनकवर्ड फूड कभी नहीं खाना चाहिए। मतलब ऐसा फूड जिसको ढाँप कर रखा नहीं गया हो, उसे अनकवर्ड फूड कहा जाता है। अनकवर्ड, बगैर कवर्ड किया हुआ, ऐसे फूड को खाना अवॉइड कर दो। क्योंकि हाउस फ्लाई के बारे में हमने सुन लिया है, पढ़ा है कि वो आते हैं, वहाँ बैठते हैं, माइक्रो वहाँ पर चले जाते हैं, तो वही फूड हम खाते हैं, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हम हॉस्पिटल में ना जाए, घर पे ही रहे, अच्छे सुखी रहे, इसलिए अनकवर्ड फूड मत खाया करो। सो इस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स थे, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। सो नाउ अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, नहीं किया तो क्या होगा, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले जो वर्ड प्रिजर्वेशन है, थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, पर याद रखो इसका मतलब क्या होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इट्स एन प्रोसेस टू कीप समथिंग इन सेफ एंड गुड कंडीशन। मतलब ये एक प्रोसेस है जहाँ पर किसी चीज़ को सेफ, सुरक्षित और गुड कंडीशन में, मतलब एक अच्छे स्थिति में रखा जाएगा, मतलब किसी चीज़ का प्रोटेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फूड प्रिजर्वेशन, तो किसका प्रोटेक्शन होगा, फूड का। किसको सेफ एंड गुड कंडीशन में रखा जाएगा, फूड को। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन इट्स एन प्रोसेस यूज्ड टू कीप फूड in safe and good condition, or it is a process used to avoid or prevent spoilage of food from attack of microbes। कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, पर यहाँ पर अगर डिटेल में अगर आपको समझना है तो ये डेफिनेशन बेस्ट रहेगी कि एक प्रोसेस है जहाँ पर खाने को खराब होने से बचाया जाता है। खाना खराब कौन करता है, माइक्रोब्स। तो इनके अटैक से, जिनके द्वारा फूड खराब होने वाला है, उनसे इस फूड को बचाया जाएगा। ये होता है फूड प्रिजर्वेशन।
इट्स एन प्रोसेस यूज टू कीप फूड in safe and good condition, or it's a process used to prevent or avoid spoilage of food from attack of microorganisms। दोनों भी डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिखते हो तो चलेगा। अभी फूड प्रिजर्वेशन इफ इट इज नॉट डन, अगर फूड प्रिजर्वेशन आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले होगा स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना खराब हो जाएगा, और खाना खराब हो जाने के बाद में आप उसको खा नहीं सकते, पर गलती से आपको मालूम नहीं कि खाना खराब हो गया, और वो फूड अगर आप खा लेते हो तो आपको होगा फूड पॉइजन। जो फूड था वो जहर बन गया, पॉइजन, और वो अगर आप खा लेते हो तो ये हो जाता है फूड पॉइजनिंग। खाना जो कि जहर बन गया है वो आपके पेट में चला जाता है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। वॉमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया, लूज मोशन होते हैं। उसके बाद में एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होता है, जो आपका पेट है ना उसमें दर्द चालू हो जाता है। ये कब होता है? अगर आपने स्पॉइल फूड खाया तो, अगर आपको फूड पॉइजन हुआ तो इसके लिए कहा जाता है कि फूड को प्रिजर्व करके रखा करो। और फूड प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स है, 7 मेथड्स है, स्टेप बाय स्टेप हम वो भी देख लेंगे। बस याद रखो कि देयर आर 7 मेथड्स ऑफ food preservation. First is drying, or it is also called as dehydration. Second is freezing, or it is also called as refrigeration. Third is pasteurization. Fourth is salting and adding sugar. Fifth is by using chemicals. Sixth is canning, and in the last it is by vacuum packaging. हाँ, वैक्यूम पैकेजिंग भी लिख सकते हैं आप, वैक्यूम पैकिंग भी लिख सकते हैं। तो ये 7 मेथड्स है जिसके द्वारा आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सभी का एक ही एम है कि फूड को प्रिजर्व करना, पर तरीके अलग अलग है। कोई सुखा कर करता है, कोई ठंडा करके करता है, कोई उबाल कर ठंडा कर देता है, तो कोई शक्कर और सॉल्ट डालने के बाद में करता है, तो कोई केमिकल्स डाल के फूड को प्रिजर्व करेगा, तो कोई कैनिंग एक प्रोसेस है, आगे हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा करते, या फिर वैक्यूम पैकिंग, टाइटली पैक कर देते। इस तरीके से होते हैं कुछ मेथड्स। ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। सो नाउ लेट्स सी फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स इन डिटेल। सो रिसेंटली वी हैव सीन some methods of food preservation. Just we have learned the names of that food preservation methods. Now we are going to discuss this methods in detail. So first food preservation method is drying, which is also called as dehydration. So drying का मतलब होता है किसी चीज़ को सुखाना। हम कपड़े सुखाते हैं ना धूप में, इन द सेम वे यहाँ पर हमको कपड़े नहीं सुखाना है, यहाँ पर हमें फूड को सुखाना है। कौन सा फूड है वो भी डिस्कस करें हम। सो कुछ फूड्स होते हैं जिनको धूप में सुखाया जाता है, जो भी धूप होती है ना, कड़क धूप, उसमें उसको सुखाया जाएगा। अब सुखाने के बाद में क्या होता है, उसमें का जो मॉइस्चर है मतलब पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। इट विल गेट वेपराइज आफ्टर हीटिंग इन द सन और ड्राइंग इन द सन। ड्राइंग लीड्स टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सो ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर फूड को धूप में सुखाया जाएगा, मतलब धूप में जहाँ से सूरज से जो धूप आती है ना उसमें सुखाया जाएगा। और इस सुखाने की वजह से, ड्राइंग की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो पानी है, उस फूड में का भाप बन के उड़ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम पानी का रिमूवल कर, मतलब पानी को निकाल दे रहे हैं, पानी को भाप बनकर उड़ा दे रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाएगा डिहाइड्रेशन। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना और डिहाइड्रेशन का मतलब वही रहेगा, पर इसमें डिहाइड्रेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी का जो कंटेंट है जब हम उसको निकाल देते हैं उसे कहा जाएगा डिहाइड्रेशन। सो ड्राइंग क्या है, एक मेथड होती है फूड प्रिजर्वेशन की जहाँ पर फूड को धूप में सुखाया जाएगा ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट पूरी तरीके से निकल जाए और वो फूड ठीक पूरी की पूरा सूख जाए। अब इससे होता क्या है, अगर माइक्रोब्स को पानी नहीं मिला तो वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएंगी या फिर प्रिवेंट हो जाएंगे, माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाएंगे। और अगर माइक्रोब्स ग्रो नहीं होंगे तो फूड स्पॉइल नहीं होगा, फूड स्पॉइल नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा, इसका मतलब वो फूड हमें खाने में आएगा। तो इस तरीके से होता है ड्राइंग मेथड।
ड्राइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर फूड को धूप में सुखाया जाएगा। अब इस मेथड से कौन से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे कि है इसका मेथी लीव्स, स्पाइसेस और कॉलीफ्लावर आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। मेथी लीव्स, मेथी आपको सबको पता है। उसके बाद में स्पाइसेस, जो भी मिर्ची होती है उसको आप देखना कि आपके अक्सर जो पेरेंट मम्मी जो होती है वो धूप में उसको सुखाने के लिए रखती है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है पूरा की पूरा निकल जाए। उसके बाद में कॉलीफ्लावर, फूल गोभी आती है, फूल गोभी उसे कॉलीफ्लावर कहा जाता है, और जो पत्ता गोभी होती है उसे कैबेज कहा जाता है। यहाँ पत्ता गोभी का नाम नहीं है, मैं कॉलीफ्लावर के बारे में बोल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पत्ता गोभी क्या है, फूल गोभी क्या है। फूल गोभी को कॉलीफ्लावर कहा जाता है। कहाँ है? हाँ, यहाँ। सो इस तरीके से था ड्राइंग। सिंपल वर्ड में समझना है तो धूप में सुखाने का एक मेथड होता है जहाँ पर फूड को धूप में सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट पूरी तरीके से निकल जाए, और उसकी एग्जाम्पल याद हो। अब आता है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। बहुत ईजी है। फ्रीजिंग का मतलब है किसी चीज़ को बर्फ़ में रख देना। अब यहाँ पर फूड का है, फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है, मतलब किसको बर्फ़ में रखा जाएगा? फूड को रखा जाएगा, ना कि किसी इंसान को। इंसान का रखेंगे तो पुलिस आकर पकड़ कर लेके जाएंगी और आप पे केस हो जाएगा। वैसा कुछ करो मत। तो यहाँ पर किसको प्रिजर्व करके रखना है? फूड को प्रिजर्व करके रखना है। फूड जो भी होता है ना हमारा, उसको एक ठंडा वातावरण देना है। हमारा फ्रीज होता है ना, वहाँ पर एक कॉलम आता है, फ्रीजिंग का कॉलम, जहाँ पर बर्फ़ रहता है। वहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें रखते हैं, वैसे नीचे भी रख सकते हैं, पर अगर जैसे कि मीट है, उसके बाद कुछ फ्रूट्स है, उसके बाद वेजिटेबल्स है, इसको हम वहाँ पर रख सकते हैं ताकि कई दिनों तक अच्छा रहे, ख़राब ना हो। सो फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर फूड को ठंडी जगहों पर एकदम कम से कम तापमान पर रखा जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना होगी। माइक्रोब्स को अगर ग्रो होना है तो एक नॉर्मल कंडीशन लगती है, हवा पानी गर्म जगह लगती है, पर यहाँ पे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा गर्म जगह होगी तो चल बसे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स चल बसे। और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हो गई तो फिर भी माइक्रोब चल बसे। सो माइक्रोब्स को एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इस कंडीशन में माइक्रोब ग्रो होगा। पर यहाँ पर कंडीशन कैसी मिल रही है? फ्रीजिंग में बहुत ठंडी है, दम तो जी ले तू, पर वो जी सकता, ख़त्म हो जाता। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं कुछ चीज़ों को फ्रीजर में रखते हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है, वहाँ पर वो फूड कई दिनों तक अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से थे ड्राइंग और फ्रीजिंग। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज पाश्चराइजेशन। ये एक अगली प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन की। ये जो प्रोसेस है इट इज स्पेशली यूज टू प्रिजर्व मिल्क। स्पेशली यूज होता है मिल्क के लिए। और इसमें होता क्या है, जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाएगा नियरली 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। एक मिल्क लेंगे आप, मिल्क को लेंगे, लगभग इसको 70 डिग्री तापमान के ऊपर गर्म किया जाएगा 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद में तुरंत उसको ठंडा किया जाएगा। अब ये जो सडन चेंज हुआ ना टेम्परेचर में, 70 डिग्री कहाँ, -, डिग्री कहाँ पर, तो ये जो सडन चेंज हुआ ना, इसमें माइक्रोब परेशान हो जाता है। एकदम से रुख बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अब मैं क्या करूँ, मैं मर जाता हूँ। ठीक है, मर जा, कुछ हमारे लिए अच्छा रहेगा। हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर सडनली चेंज होता है तो माइक्रोब्स की वहाँ पे डेथ हो जाती है और माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता। और यही तो हम चाहते हैं कि माइक्रोब ग्रो ना हो। सो पाश्चराइजेशन में होता क्या है, दूध को 70 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाएगा 15 से 30 सेकंड के लिए, और तुरंत उसको ठंडा किया जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रोब की डेथ हो जाएगी। और इस मेथड से सिर्फ दूध को ही प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, मतलब स्पेशल दूध के लिए यूज़ होता है, पर दूध के अलावा हनी, शहद, बियर, वाइन और जूसेस, इनको भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर से होगा ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, ठीक है, जब अब क्या करते, हो रहा तो हो रहा है। ये मेथड स्पेशली इन्वेंट हुआ था, मतलब लाया गया था ताकि मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते, पर इस मेथड से हनी, वाइन, बियर को भी प्रिजर्व किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। सो इस तरीके से था पाश्चराइजेशन। सो नेक्स्ट, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। ये फूड प्रिजर्वेशन का 4th मेथड है, जहाँ पर शक्कर की मदद से और नमक की मदद से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
अभी सॉल्ट और शुगर जो है दे आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, मतलब ये ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो कुदरती है, हमें कुदरत से नेचर से दिए गए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव। हाँ वही है। अभी शुगर की मदद से या फिर नमक की मदद से कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे सुन लो, एक आप कुछ खारी चीज़ खाओ, मतलब चिप्स खाओ, मत खाना चाहिए, पर तुरंत समझ लो कि चिप्स खाने के बाद क्या होता है। चिप्स खा लो या फिर कुछ मोनाको बिस्किट्स खा लो जहाँ पर सॉल्टी बिस्किट्स होते हैं। देखो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सॉल्टी चीज़ें खाने के बाद में तुरंत आपको प्यास लगती है ना, या फिर कुछ मीठी चीज़ खा लेते आप तो कुछ समय के बाद में आपको प्यास लगती है। ज़्यादातर सॉल्टी चीज़ें खाने के बाद में तुरंत प्यास लगती है, शुगर खाने के बाद भी लगती है, पर थोड़ा सा टाइम के बाद लगती है। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे सॉल्ट हमारे बॉडी में जाता है ना, तो सॉल्ट आजू बाजू का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी वाटर की डिमांड करती है। इन द सेम वे अगर हम हमारे फूड में सॉल्ट डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स है ये सॉल्ट माइक्रोब्स के सेल में चला जाता है और वहाँ से पूरा पानी बाहर निकाल देता है, फिर पानी पूरा ख़त्म कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब सेल के अंदर पानी ही नहीं रहेगा तो सेल ड्राई हो जाएंगी, माइक्रोब की सेल। अब ये माइक्रोब की सेल ड्राई हो जाएंगी तो ये डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सॉल्ट डालने के बाद में क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सेल होते हैं माइक्रोब के, उनमें से वाटर निकल जाता है और वाटर निकल जाने के बाद में वो हो जाते हैं डिहाइड्रेटेड, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए कुछ फूड्स में सॉल्ट का यूज़ होता है, शुगर का यूज़ होता है। आप कौन से फूड में सॉल्ट का यूज़ होता है आप देख रहे हो, पिकल्स, अचार, मीट, गोश्त और फिश, मछली जल की रानी है, हाँ उसमें सॉल्ट का यूज़ होता है। अगर सॉल्ट आप किसी चीज़ में डालोगे ना बेटा तो वो कई दिनों तक वो फूड ख़राब नहीं होता है, पिकल्स से वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होती। और दैट्स वाई सॉल्ट जो है बेटा ये हमें नेचर से मिलता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव। और शुगर की मदद से जैम, सॉसेस एंड जेलीज इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो सॉल्ट और शुगर भी एक तरीके के प्रिजर्वेटिव्स है जो फूड को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं।